आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नूरैन सर पर खैर मकदम है। आप हजरात में से जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंचते रहेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी समान नागरिक संहिता। बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ देश में कि एक विधान, एक देश, एक विधान होना चाहिए। किसी शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि हमी से तौरो तरीक़े अंजुमन सीखे, हमी से तौरो तरीक़े अंजुमन सीखे, हमी को अब शरीके अंजुमन देखा नहीं जाता। बड़े कमाल की बात यह है कि दुनिया ने सिविल लॉज की अगर बात की जाए, जो पर्सनल लॉज हैं, वो हमसे सीखा। हमसे मतलब इस्लाम के मानने वालों से और इस्लाम के क़वानीन से सीखा। छोटी सी मिसाल, जैसे बच्चियों को उनके माँ बाप के विरासत में हक देने की बात है। ये किसी भी मज़हब के मजहबी किताब में नहीं है। कुरान ने यह हक दिया कि एक बेटी का भी उसके माँ बाप के विरासत में हक होगा। आज दुनिया के तमाम जो सेकुलर लॉज या जो भी लॉज दुनिया के लोग बना रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शादी दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, एक लड़का एक लड़की शादी हो जाए, खुदा न खास्ता उनमें आपस में न निभ पाए, न बन पाए, कोई डिस्कॉर्ड क्रिएट हो जाए, कोई आपस में खींचतान हो जाए, दोनों की जिंदगियां तबाह हों, इससे बेहतर है कि वो आपस में तलाक लेकर अपने अपने रास्ते पर एक दूसरी ज़िंदगी शुरू कर सकें। ये दुनिया के किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, तो कहीं आप ये चीज़ नहीं पाएंगे। अगर ये पाएंगे तो कुरान ने ये इंजंक्शन दिया, कुरान में आप इस चीज़ को पा सकते हैं जहाँ ये बताया गया कि अगर दो लोगों में आपस में न निभ पाए, न बन पाए, तो एक दूसरे की ज़िंदगियां तबाह करने से बेहतर है कि ये दोनों इंडिविजुअल अलग हो जाएं। आज तलाक के निज़ाम को अगर बात की जाए तो दुनिया के तमाम मुल्क इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमी से तौरो तरीक़े अंजुमन सीखे, हमी को अब शरीके अंजुमन देखा नहीं जाता। आइए बात करते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला क्या है। हम लोग इसके जो है हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को देखेंगे। देश के हमारे प्रधानमंत्री और जो इस टाइम सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं साहब कि एक देश एक विधान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आइए तो देखते हैं कैसे होना चाहिए और क्यों ये फिजिबल नहीं है। अगर हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो आज़ादी से पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, उन्होंने सिविल लॉज की बात की और हर मज़हब के एतबार से अपना सिविल लॉ दिया। जैसे अगर हम लोग बात करें मुसलमानों की, तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आया 1937 में, जिसके तहत आज मुस्लिम पर्सनल लॉ है। और जाहिर सी बात है, ये कुरान और हदीस के बुनियाद पर ये कोडिफाई किया गया था। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग जिसे आज़ादी से पहले की, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट था 1925 का, जो हिंदू मज़हब के लोग जो थे और दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, उनको उनके यहाँ सक्सेशन का क्या मामला रहेगा, का तमाम चीज़ें रहेंगी। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एक ऐसी असेंबली है जो बनाई गई उस टाइम इस चीज़ के लिए कि हमारे देश को संविधान देगी ये बनाकर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हुए, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कहते हैं। उससे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये बात उठी थी उस ज़माने में कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सब लोग एक कानून से चलने चाहिए। लेकिन चूंकि उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग ये समझते थे कि चूंकि हमारी कंट्री जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें बहुत सारे फूल हैं। आप सारे फूलों का रंग एक जैसा नहीं कर सकते। हर फूल का अपना टेक्सचर अलग है, अपना मिजाज अलग है, अपना रंग अलग है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने प्रूडेंसी का सबूत दिया, अपने जहानत, अपने अक्लमंदी का सबूत दिया, और उन्होंने अपने बुद्धिमता से इस चीज़ को कहा कि नहीं साहब, इसको जो है इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, इसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तो किया क्या गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो जो वहां पर लेकर इसको पार्ट 4 में आता है, वहां पर लेकर इसको आया गया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें हैं जो करने के लिए सरकार की हैं, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं कर पाती है। इस चीज को लेकर जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, तो वहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी गई, द स्टेट शैल इंडीवर, इस वर्ड पर गौर करेगा, इंडीवर, बताऊंगा अभी क्या मामला है ये। द स्टेट शैल इंडीवर
to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. यहां समझने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया वह इंडेवर यूज किया गया है, इनफोर्स यूज नहीं किया गया है। आज हमारे देश की जो सरकार बैठी हुई है, जो सरकारों में लोग बैठे हुए हैं और नागपुर से जो गाइडेड हो रहे हैं, उनका इनफोर्स करने का इरादा है। यहां पर इंडेवर कोशिश की बात की गई है कि आप इसके लिए कोशिश करेंगे, आप इसको थोपेंगे नहीं, इसकी बात नहीं कही गई। अच्छा, क्यों नहीं किया गया? सवाल उठता है कि जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या उस टाइम के हालात में और आज के हालात में फर्क आ चुका है? ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात हम कर रहे हैं आपसे भी। क्या फर्क आ चुका है? तो नहीं फर्क आया है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा सोशल, कल्चरल, रिलीजियस स्ट्रक्चर उस टाइम पर था वही आज भी है। तो अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी तो उसी वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको क्यों नहीं, इस लॉ को कोडिफाई कर दिया? अब क्यों नहीं किया, ये समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ते की शक्ल में है। यहां पर हजारों कम्युनिटीज रहती हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमारे यहां है मजहब, बहुत सारे मजाहिब के, बहुत सारे धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं पर्सनल लॉ को लेकर, शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, ठीक है, तलाक को लेकर और तमाम चीजों को, जैसे सक्सेशन कैसे होगा, विरासत का मामला क्या होगा, एडॉप्शन का मामला क्या होगा, गोद कैसे लिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। फिर हमारे देश में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हमारे ही कंट्री में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिनकी बिल्कुल अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। अब ट्राइबल्स में हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर तो निजाम यह है कि एक औरत कई मर्दों से शादी भी कर सकती है, वहीं पर एक मर्द भी कई औरतों से शादी कर सकता है। तो उनकी अपनी इस मान्यता को आप कहां पर एडजस्ट करेंगे? दूसरी बात, हम लोग अगर बात करें, अच्छा एक बड़ी खास बात चल रही है साहब कि मुसलमान ही इसका विरोध क्यों कर रहा है, हम आएंगे उस पर। पहले बात यह समझना है कि यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। अगर हम लोग हिंदू की बात करें, सपोज कर लीजिए, बहुत यहां एक मेजोरिटी कमिटी मान लीजिए आप, तो नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में दोनों के अपने कस्टम, अपने तरीके अलग हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारे हिंदू समाज में अपने नियर एंड डियर रिलेशंस में शादी नहीं हो सकती। जैसे एक मर्द की शादी उसकी भतीजी से, उसके भांजी से नहीं हो सकती है, लेकिन साउथ इंडिया में तो हो सकती है। साउथ इंडिया में एक अगर हिंदू मर्द है तो उसकी शादी उसकी सगी भांजी से, सगी भतीजी से हो सकती है। तो सवाल यह है कि आप कहां पर लेकर इसको एडजस्ट करेंगे। अगली बात, अगर हम लोग बात करें इसके पूरे सिनेरियो को, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, यह एक सजेशन है, लेकिन जो इन्फोर्स लॉ कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने बड़ी जबरदस्त बात कही, जिसमें फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात आती है, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। सवाल यह है यहां पर कि क्या फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए राइट्स का वायलेशन सरकार किसी कानून को बनाकर कर सकती है? मिसाल के तौर पर आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। मजहबी एतबार से एक इंसान को अपने मजहब को मानने, मजहब के मुताबिक जीने, मजहब के मुताबिक इबादत करने का राइट दिया गया है। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, अपने मजहब को फैलाने की कोशिश करने की बात की गई है। तो अगर पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ किया जाए, इस्लाम के मानने वालों के यहां जो पर्सनल लॉ का मामला है वो तो कुरान और हदीस से है, वो तो इस्लाम का मजहबी मामला है। तो इसको जब आप टच करोगे तो क्या आप आर्टिकल 25 टू 28 जो रिलीजियस फ्रीडम का राइट दिया गया है उसको वायलेट नहीं कर रहे हो आप? दूसरी बात, कल्चरल आइडेंटिटी को जो माइनॉरिटीज हैं, जो यहां पर ट्राइबल्स हैं, उन तमाम लोग या कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को बचा के रखने की बात है। तो शादी ब्याह तो कल्चर का भी हिस्सा है। तो क्या यह आर्टिकल 29 जो कल्चरल राइट्स की बात करता है, अनुच्छेद 29 संविधान का, क्या उसका वायलेशन नहीं होगा? तो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए इसका, तो इन तमाम चीजों को अगर जहन में आप रखें तो आपको यह एहसास होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
अगर 1947 46 टू 49 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने का प्रोसीजर चला और 26 जनवरी 1950 को हमने जिसको अडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया, बल्कि अडॉप्ट तो 26 नवंबर में कर चुके थे, इंप्लीमेंट किया हमने, क्या उस वक्त अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे इनफोर्स लॉ में नहीं रखा तो आज रखने की ऐसी जल्दी क्या है? अब आइए बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट का। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोग कहते हैं साहब कि मुसलमान ही क्यों विरोध कर रहा है, तो मैं आपके जहन को क्लियर कर दूं कि मुसलमान ही से विरोध नहीं कर रहा है। यहां के बहुत सारे आदिवासी, यहां के सिख, यहां के क्रिश्चियंस, ये तमाम के तमाम लोग, इवन कि हिंदूज, क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी में एक बड़ी खास चीज जो इनको 1956 के हिंदू सिविल कोड से मिला हुआ है कि परिवार को लेकर कि अगर ये जो है कंबाइंड फैमिली होगी तो उसको टैक्स में रिबेट मिलेगा, क्या वो छोड़ने को तैयार होंगे? नहीं होंगे। अब यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही कि साहब परिवार में जब सदस्य होते हैं सबके लिए एक कानून होता है। यह बिल्कुल जहालत की बात है। एक परिवार में सारे सदस्यों के लिए एक कानून नहीं होता है। उसकी वजह बताऊं आपको क्या है। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं, क्या वो बच्चा जाके बैठ के खाना खाएगा? उस बच्चे का खुराक जो है दूध है, उसकी मां उसको गोद में लेके खिलाएगी। लेकिन क्या एक बूढ़े इंसान को या एक जवान इंसान को उसकी मां अपने गोद में बैठा खाना खिलाएगी? एक परिवार में भी एक कानून नहीं होता है। एक परिवार में भी परिवार के लोगों के मुताबिक चीजें होती हैं। अगर देश हमारा एक परिवार है तो इस परिवार में रहने वाले अलग अलग सदस्यों के एतबार से भी चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरी बात कहते हैं साहब कि एक देश एक विधान होना चाहिए, तो आइए इससे बात करते हैं पॉलिटिकली। एक देश एक विधान के तहत आपने जम्मू एंड कश्मीर में 370 का वो क्लॉज खत्म किया जिसमें प्रॉपर्टी राइट का जो मामला था कि कश्मीर से बाहर के लोग भी प्रॉपर्टी वहां पर ले सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सवाल है कि हिंदुस्तान का ही पार्ट नागालैंड भी है, हिंदुस्तान का पार्ट सिक्किम भी है, हिंदुस्तान का पार्ट हिमाचल प्रदेश भी है। इन तमाम जगहों पर हिंदुस्तान का हिस्सा मेघालय, मिजोरम, ये सब है। अब सवाल है कि आर्टिकल 371 को क्यों नहीं खत्म करते आप? क्या ये एक देश एक विधान के खिलाफ नहीं है? वन कंट्री वन लॉ के खिलाफ नहीं है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 371A नागालैंड में कोई बाहर का इंसान नागालैंड की जमीन नहीं खरीद सकता। तो क्या नागालैंड इस देश से बाहर का है? इसी तरीके से सिक्किम की लैंड जो है उसकी ऑनरशिप सिक्किम गवर्नमेंट के पास है, इस स्टेट के पास है। तो क्या सिक्किम हिंदुस्तान से अलग का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर लैंड हिमाचल प्रदेश के बाहर का इंसान नहीं खरीद सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश बाहर का है? बात बताने की यह है कि एक देश एक विधान पर देश नहीं चलता है। उसकी वजह क्या है कि सारे लोगों का एक जैसा मामला नहीं है। अब एक अगली बात, अगर एक देश एक विधान से सरकार चलनी है तो पार्लियामेंट कानून बनाए, पूरा देश उसको मान ले। मतलब ये तमाम की तमाम जो असेंबलीज बना रखी हैं, इनकी जरूरत क्या है? एक छोटी सी मिसाल और, ट्रेन चलती है, एक ही ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास भी होता है, एसी सेकंड क्लास भी होता है, एसी थर्ड क्लास भी होता है, उसी में स्लीपर क्लासेस भी होते हैं, उसी में जनरल बोगी भी होती है। इसी हिंदुस्तान के लोग एक ही ट्रेन में चलकर अलग अलग कंपार्टमेंट में चल रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? जब एक देश एक विधान की बात है तो एक जैसी सुविधाएं कर दीजिए। चंद मुट्ठी भर लोगों के पास हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट 60 to 70% यहां की दौलत है, यहां की जमीन है, यहां की प्रॉपर्टी होल्डिंग है, और तमाम लोग खाली हैं। जिस देश में 5 किलो अनाज लेकर, सिर्फ 5 किलो अनाज लेकर लोग खुश हो जाते हो, उस कंट्री का अंदाजा लगाइए कि वहां कितनी डाइवर्सिटी है भाई। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी यहां है, सोशल डाइवर्सिटी यहां है, कल्चरल डाइवर्सिटी यहां, रिलीजियस डाइवर्सिटी यहां है। ऐसे हालात में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो करते क्यों हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आवाम यकीनन पढ़ी लिखी नहीं है और उनको यह दिखाया जाता है कि देखो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। सिर्फ इसी बुनियाद पर हुकूमतें चल रही हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात हिंदुस्तान की यह है कि पहले भी हुकूमत मुसलमान की वजह से चल रही थी, हम चला रहे थे, और आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमान के ही बुनियाद पर चल रही है, चाहे मुखालफत करके चले।
उसी पर वोट मिलना है। तो ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है इस वक्त, ये इलेक्शन को निगाह में रख के चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उन पर तो आप कुछ करते नहीं हैं। करना आपको वो है जहां पर आप ये दिखा सकें कि देखो मुसलमानों खिलाफ जा रहा है। अब एक यहां पर एक बात जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात चल रही है, कुछ लोग कहते हैं साहब कि मुसलमान ही इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो अव्वल तो मुसलमान सिर्फ नहीं कर रहा है, यहां का क्रिश्चियन, यहां का सिख, यहां का आदिवासी, यहां का ट्राइबल, सारे लोग कर रहे हैं, यहां इवन की हिंदू कम्युनिटी जो साउथ इंडिया में लोग हैं। लेकिन मुसलमान का ही क्यों दिखता है और मुसलमान क्यों करता है, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि मुसलमान किसी भी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होगा, वो उसके लिए एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। कुरान की आयत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम इंसानों में, सारे लोगों में तुम बेहतरीन हो। तुम बेहतरीन क्यों हो? क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, जो अच्छी चीजें उसे बताते हो, और तनहौना अनिल मुनकर, और जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो, उसके खिलाफ आवाज उठाते हो। तो मुसलमान का किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना, यह उसके लिए रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, वही खड़ा होगा, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। खैर, ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से बताना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट जरूर दें कि इसमें आपने क्या समझा और क्या चीज इसमें इनपुट हो सकती है। और इसी के साथ साथ मैं सरकार से ये जरूर अपील करना चाहूंगा यहां से कि आप इसको उसी ठंडे बस्ते में रख दीजिए जिस ठंडे बस्ते में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा था, क्योंकि देश के हालात जब थे उस वक्त भी ऐसे ही थे जिन बुनियाद पर आज देश के हालात हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कंट्री जैसी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, ये गुलदस्ते की तरह कंट्री है जिसमें बहुत सारे फूल इसका हिस्सा हैं, इसके साथ छेड़छाड़ न करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।